Wait a minute. 1 मिनट 1 AS सीरीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए 3 प्रकार की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ट्रेडर के लिए एक प्रकार की फिनिश गुड्स। सर्विस सेक्टर की कोई इन्वेंट्री होती नहीं। अगर बात करें वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर वाले या ट्रेडर वाला फिनिश गुड्स, तो फॉर्मूला एक ही है इन्वेंट्री निकालने का, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर विल बी टेकन ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। अगर बात करें मैन्युफैक्चरर के रॉ मटेरियल की, तो उसकी वैल्यूएशन डिपेंड करेगी फिनिश गुड्स पर। जिस फिनिश गुड्स में वो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, अगर वो फिनिश गुड्स घाटे पे बिकेगा तो रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस, अदरवाइज एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट में आता क्या क्या है इन्वेंट्री की कॉस्ट में? बेसिक परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और क्या क्या नहीं आता है? 80 ASSI, ए फॉर एबनॉर्मल लॉस, एस फॉर स्टोरेज कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 मिनट से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। Wait a minute. Cash flow from operating activities, net profit before tax. Add DGPDIL. D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark amortized, P for preliminary expenses written off, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, L for loss on sale of fixed asset, less DRIP, D for dividend income, R for rental income, I for interest income, P for profit on sale of fixed asset, equal to operating profit before working capital changes. Add decrease in CA, increase in CL, less increase in CA, decrease in CL, equal to cash generated from operations minus income tax paid, equal to net cash generated from या फिर used in operating activities. B, cash flow from investing activities, proceed from sale of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, interest, dividend, rent received, purchase of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, equal to net cash generated from या used in investing activities. C, cash flow from financing activities, proceed from issue of equity share capital, preference share capital, debentures, long-term borrowing, short-term borrowing, interim dividend paid, final dividend paid, interest paid, repayment of long-term borrowing, short-term borrowing, redemption of preference share capital, debentures, buyback of equity share capital, equal to net cash generated from या used in finance. 1 minute 1 AS series accounting standard 4. Name contingencies and events occurring after the balance sheet date. Applicability सभी संस्थाओं पर लगता है, everyone except companies following Ind AS. कब लागू होता है AS4? 31 मार्च से लेकर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में घटने वाले इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट यानी वो इवेंट्स जो 31 मार्च से लेकर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में घटते हैं, लेकिन उनके हालात 31 मार्च से पहले ही पैदा हो गए थे। एडजस्टिंग इवेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करके चलते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स 31 मार्च से लेकर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में घटने वाले वो इवेंट्स जिनके हालात 31 मार्च से पहले पैदा नहीं हुए थे, इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाता है। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। 1 minute 1 AS series AS5. Name net profit or loss for the period, prior period item and changes in accounting policies. Item number 1 ordinary activities. बिजनेस में डेली बेस पे होने वाली एक्टिविटीज सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन एक्टिविटीज का साइज और नेचर बड़ा हो जाए तो ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल के नाम से नोट्स टू अकाउंट्स में अलग डिस्क्लोज करके चलेंगे। आइटम नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो बिजनेस में रोज रोज नहीं होती, कभी कभार अपने आप ही होती हैं। एग्जाम्पल अर्थक्वेक लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नाम से अलग से डिस्क्लोज करोगे। नंबर 3 प्रायर पीरियड आइटम्स, पिछले सालों की अकाउंटिंग मिस्टेक्स जिसकी वजह से करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर असर पड़े, नोट्स टू अकाउंट्स में पीपीआई के नाम से अलग से डिस्क्लोज करेंगे। नंबर 4 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, पहले प्रोविजन डाउटफुल डेट का 2% था, अब चेंज होकर 10% हो गया, अलग से डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नंबर 5 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही जो AS1 में पढ़ा था, फीफो से वेटेड एवरेज पे आ गए, अलग से डिस्क्लोज करो सके। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 मिनट के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार की बुक्स में अकाउंटिंग करने सिखाता है AS7। क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी एसेट बनाने का या तोड़ने का या इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन का या आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनाने का या उसकी कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, उस पर लगता है AS7। कब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे? जब 3 शर्तें पूरी होंगी, सिंगल पैकेज प्राइस बताया गया है, काम साथ साथ चल रहा है और एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इन 3 में से एक भी शर्त टूटी तो सेगमेंटिंग कर देंगे, अलग अलग काम पे अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जहां प्राइस फिक्स बता दिया गया कि इतना रुपया लगेगा, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जहां प्राइस ये बताया गया कि जितनी लागत लगेगी प्लस 20% 30% मुझे दे देना, वो है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 2 शर्तें हैं, काम पूरा हो जाएगा इस बात के 50% से ज्यादा चांस है, और पैसे की रिकवरी हो जाएगी इस बात के 50% से ज्यादा चांस है। अगर इनके बेस पर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और बाद में चांसेस कम हो गए तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजन नहीं बनाओगे। कॉस्ट एस्केलेशन इंसेंटिव ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आता है और पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से लेस होती है। अगर किसी एस्टीमेट में चेंज है तो AS5 लग जाए।
एक मिनट में AS9 बात करता है 5 चीजों के रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। गुड्स का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो प्लस नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन कलेक्शन। सर्विस का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अगर सर्विस में एक से ज्यादा एक्ट है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, एक ही एक्ट है, फुल कंप्लीशन मेथड। इंटरेस्ट के रेवेन्यू को टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे, रॉयल्टी के रेवेन्यू को एक्रूअल बेसिस पे, डिविडेंड के रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। एजेंट के रेवेन्यू में केवल कमीशन आएगा उसका, ना कि पूरा का पूरा सेल प्राइस। नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज और फॉरेन एक्सचेंज के रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन पर AS9 नहीं लगेगा। करंट एसेट्स के अनरियलाइज्ड गेन पर AS9 नहीं लगेगा। AS9 नहीं लगेगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू पर, क्योंकि AS7 लगेगा। AS9 नहीं लगेगा लीज इनकम पे, क्योंकि AS19 लगेगा। AS9 नहीं लगेगा गवर्नमेंट ग्रांट पे, क्योंकि AS12 लगेगा। और इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू पर भी AS9 नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। एक मिनट में एक AS10 PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताता है। PPE क्या है? कोई भी वो आइटम जो 3 शर्तें पूरा करे। पहला, वो टेंजिबल हो। दूसरा, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो। तीसरा, बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हो। PPE को हमेशा वैल्यू करेंगे, चाहे वो परचेज हो या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। इनिशियली विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। और 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पर 2 ऑप्शन थे, या तो कॉस्ट मॉडल यानी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आई लिख दो, या रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो तो डेप्रिसिएशन के लिए 3 बातें ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज की डेट से लगेगा, कंपोनेंट बेसिस पे लगेगा, और डेप्रिसिएशन में अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन एस्टीमेट मान करके AS5 लगा दोगे। रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन पे वैल्यू बढ़ रही है, पहली बार रिवैल्यूएशन पे तो मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, दोबारा भी वैल्यू बढ़ रही है तो सेम एंट्री, बट पहली बार में वैल्यू बढ़ी दोबारा घट गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट एक्स्ट्रा P&L डेबिट टू मशीनरी। इसी प्रकार से अगर पहली बार रिवैल्यूएशन करते ही वैल्यू घट गई तो P&L टू मशीनरी, दोबारा में भी घटी तो P&L टू मशीनरी, पर पहली बार में वैल्यू घट गई दोबारा में बढ़ गई तो मशीनरी डेबिट टू P&L टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। AS10 नहीं लगेगा वेस्टिंग एसेट्स पे, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे और एनिमल्स और लाइफ स्टॉक पर। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। AS11 1 मिनट में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन FCT की अकाउंटिंग सिखाता है। FCT को इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं स्पॉट रेट पर, बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्निशन होगा मॉनिटरी एसेट और मॉनिटरी लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट पर, नॉन मॉनिटरी एसेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी का हिस्टोरिकल रेट पर, और अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन वाले रेट पर। अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया गया है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए तो एक्सचेंज डिफरेंस के 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या तो P&L में ट्रांसफर या आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। किसी और एसेट के लिए लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है तो 2 ट्रीटमेंट एक्सचेंज डिफरेंस के लिए, या तो P&L में ट्रांसफर या फिर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का अगर जो डिफरेंस है स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट का, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का, उसे आप ट्रांसफर करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरेन ऑपरेशन से 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का कन्वर्जन कैसे होगा? ट्रायल बैलेंस का एसेट और लायबिलिटी का बिल्कुल सेम FCT की तरह, इनकम और एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन डेट या फिर एवरेज रेट। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का ट्रायल बैलेंस कैसे कन्वर्ट होगा? एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट पर, इनकम एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन डेट या फिर एवरेज रेट। और जो डिफरेंस होगा एक्सचेंज डिफरेंस इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो P&L में, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में। सरकार से मिलने वाली ग्रांट का ट्रीटमेंट 1 मिनट में AS12। गवर्नमेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल बॉडीज वगैरह वगैरह। सरकार से मिलने वाली ग्रांट को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी। नंबर 1, ग्रांट मिलने के पूरे आसार हो। नंबर 2, उसकी कंडीशंस पूरी हो चुकी हो, प्लस वो कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं उनका एविडेंस आपके पास मौजूद है। ग्रांट किस किस प्रकार की मिल सकती है? डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए, उसके केस में आप क्या करेंगे? या तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से कम कर देंगे, या फिर आप उसे DGG डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करके P&L में राइट ऑफ कर देंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की ग्रांट मिली है तो इन दोनों ऑप्शंस के साथ साथ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन है आपके पास। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की ग्रांट मिली है तो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कोई पास्ट में आपने कॉस्ट इनकर करी थी उसका रिइंबर्समेंट मिला है तो P&L में ट्रांसफर करना है। और गवर्नमेंट ने एसएटी दे दिया है आपको कंसेशनल रेट पर तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर गवर्नमेंट ने फ्री में एसेट दे दिया फिर भी आप उसे 1 रुपए पर रिकॉर्ड करके चलोगे। और कहीं अगर कंडीशंस टूट जाएं रिफंड के केस में इन सारी एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 1 मिनट के अंदर। 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। 12 महीने के अंदर अगर बेचने वाले हो इन्वेस्टमेंट को तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। दोनों का ही रिकॉग्निशन जो इनिशियल है वो कॉस्ट प्राइस पे होगा और ब्रोकरेज और ट्रांसफर स्टैम्प की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड रहेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अगर क्वेश्चन में प्राइस लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेपरेट होगी, अक्रूड अप टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले इंटरेस्ट। अगर लिखा है कम इंटरेस्ट तो उसी कोटेड प्राइस में इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेपरेट नहीं होगी। डिविडेंड जो राइट शेयर्स पे है वो AS13 में नहीं होगा। और अगर आपको बोनस में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड मिले हैं तो कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसके लिए कोई पेमेंट आपने नहीं की है। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।
एक मिनट में A16 बोरोविंग कॉस्ट। क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने या बनाने के लिए लिए गए लोन पर जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होगा, P&L में नहीं जाएगा। कब तक? जब तक क्वालिफाइंग एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए। क्या होता है क्वालिफाइंग एसेट? जिसे बनाने में 12 महीने से ज्यादा का समय लगे और उसे बिजनेस में यूज किया जाए। करंट एसेट क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? रेट कौन सा यूज होगा? जनरल लोन पे वेटेड एवरेज रेट, स्पेसिफिक लोन पे स्पेसिफिक लोन वाला रेट। और कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे अगर एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है क्वालिफाइंग एसेट की। लेकिन एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है पार्ट ऑफ प्रोसेस की वजह से, तो कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगा। इंटरेस्ट अगर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, वहां से रिसीव हो रहा है, तो वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। और क्वालिफाइंग एसेट्स अगर पार्ट्स में बन रहा है और उसका कोई पार्ट कंप्लीट हो गया है और वो रेडी टू यूज है, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करना प्रोपोर्शनेटली बंद कर देंगे और P&L में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 1 मिनट में AS17। अगर एक बिजनेस के एक से ज्यादा सेगमेंट हैं तो कौन कौन से सेगमेंट्स की सेपरेट रिपोर्टिंग होगी, AS17 सिखाता है। सबसे पहले सेगमेंट यानी कि क्या, 2 प्रकार के हो सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। एरिया अगर अलग अलग है, ब्रांच अलग अलग है और प्रोडक्ट अगर अलग अलग है तो बिजनेस सेगमेंट। अगर सेगमेंट को रिपोर्टेबल है या नहीं ये चेक करना है तो 3 टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट है एसेट टेस्ट। अगर आपके सेगमेंट के पास सारे सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% से ज्यादा है तो आप रिपोर्टेबल बनोगे। या फिर दूसरा टेस्ट प्रॉफिट टेस्ट। अगर जो भी सारे सेगमेंट्स प्रॉफिट में है उनका टोटल, जो भी सारे सेगमेंट्स लॉस में उनका टोटल, विचएवर इज हायर के 10% से ज्यादा आपके सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है तो भी बनेगा रिपोर्टेबल। और तीसरा है रेवेन्यू टेस्ट। अगर आपने 10% से ज्यादा सेल करी है ऑफ द टोटल सेल ऑफ ऑल सेगमेंट्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेल, तो भी आप बनोगे रिपोर्टेबल। तीनों टेस्ट में से कहीं भी नहीं फंसे। फिर भी 3 तरीके हैं एक नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाने के लिए। नंबर 1 मैनेजमेंट कह दे, नंबर 2 पिछले साल वो रिपोर्टेबल था, नंबर 3 एक्सटर्नल सेल का अगर 75% रिपोर्ट नहीं हुआ है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 1 मिनट के अंदर। इंडिविजुअल के लिए कौन सा इंडिविजुअल बनेगा रिलेटेड पार्टी? जीवन साथी, स्पाउस, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी। इंडिविजुअल के लिए कौन सी कंपनियां बनेंगी रिलेटेड पार्टी? जिन कंपनियों में उसका कंट्रोल यानी 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 20% से लेकर 50% तक शेयर होल्डिंग है, या वो उस कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सनल KMP है, बोले तो MD, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। कंपनियों के लिए कौन सी कंपनियां बनेंगी रिलेटेड पार्टी? एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल है, रिलेटेड पार्टी। एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, रिलेटेड पार्टी। एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों किसी सेम कंपनी से कंट्रोल होती हैं, वो दोनों भी डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल में बन जाएंगी रिलेटेड पार्टी। जॉइंट वेंचर के केस में फर्म A और फर्म B ने मिलकर के बनाई फर्म C। A के लिए C के लिए A रिलेटेड पार्टीज, B के लिए C के लिए B रिलेटेड पार्टीज, A के लिए B के लिए A नॉट रिलेटेड पार्टीज। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। AS21 कंसोलिडेशन 1 मिनट में। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होगा 7 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप पर आपको होल्डिंग ने कितने % शेयर खरीद रखे हैं सब्सिडरी के, वो निकाल लो। दूसरे स्टेप पर आपको डिविडेंड की गलती को ठीक करना है, इन्वेस्टमेंट से कम करना है। तीसरे स्टेप पर आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए चाहिए कॉस्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो गुडविल, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए आप सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है उसका टोटल मार लीजिए और कॉस्ट हमेशा गिवन होगी। चौथे स्टेप पर आपको निकालना है कि रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू क्या होगी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। पांचवें स्टेप पर आपको करना है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है रिवैल्यूएशन की वजह से उसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए। छठे स्टेप पर आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाएगा और जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। और सातवें स्टेप पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू की हुई थी वैसे ही सेम, बस इस बार पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो भी आ जाएगा और होल्डिंग की परसेंटेज की बजाय माइनॉरिटी वाली परसेंटेज लगेगी। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। AS22 1 मिनट में। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग सिखाता है, GST और DDT की नहीं। फॉरेन टैक्सेशन पे लगता है। अकाउंट्स के प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स ज्यादा बन रहा है, इनकम टैक्स के प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी और अपोजिट केस में डेफर्ड टैक्स एसेट। दोनों को ही नॉन करंट आइटम के तौर पे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है। बात कर लेते हैं ऑफसेट की। DTA और DTL को ऑफसेट किया जा सकता है अगर दोनों सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड है। बात करते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड की। अगर कुछ टाइमिंग डिफरेंस ऐसे हैं जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही अराइज हुए और रिवर्स भी हो गए तो कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। बट अगर कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज हुए और रिवर्स टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद हुए तो रिकॉग्निशन उस पीरियड में होगा इन विच टाइमिंग डिफरेंस अरोज। और अगर टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है, तो कुछ भी रिकॉग्निशन होगा ही नहीं, कोई DTL क्रिएट नहीं होगा। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1 मिनट के अंदर बिजनेस का वो मुख्य हिस्सा जिसे ज्योग्राफिकली या बिजनेस वाइज अलग किया जा सके, प्लस ऑपरेशनली और फाइनेंशियली उसकी रिपोर्टिंग अलग हो सके, प्लस उसके एसेट्स को बेचने का प्लान संस्था ने बना दिया है, वो बन जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उस पर लग जाएगा AS24। लेकिन AS24 लगने की एग्जैक्ट डेट क्या होगी? डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। वो होगी आपके प्यारे बच्चों डेट जिस दिन एग्रीमेंट एंटर हुआ है एसेट्स को बेचने का, या जिस दिन प्लान बना के अनाउंस कर दिया है, विच एवर इज अर्लियर। और जब AS24 लग जाएगा कुछ डिस्क्लोजर्स देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन डिस्क्लोजर्स को लगातार अपडेट करना होता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी उनको देना होता है, और अगर आपने एक से ज्यादा डिस्क्लोज किए हैं, डिसकंटिन्यू किए हैं ऑपरेशंस, तो सबका डिस्क्लोजर अलग अलग होगा। उन डिस्क्लोजर्स की लिस्ट में आपको याद करा देता हूं क्या क्या डिस्क्लोजर है। सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है, AS17 में उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को कहां रिपोर्ट किया गया है, एसेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसके करंट ईयर के एसेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, इसी प्रकार से रेवेन्यू और एक्सपेंस का अमाउंट, इसी प्रकार से प्री टैक्स प्रॉफिट, और इसी प्रकार से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है करंट पीरियड में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। AS25 1 मिनट में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब जब कोई संस्था बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ऑडिट रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है 1 साल से कम पीरियड के लिए, दे आर कॉल्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उन पे लगता है AS25। लेकिन मैंडेटरीली AS25 किसी को भी नहीं कहता कि आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाओ। हाँ, वो ये कहता है कि अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हो तो फिर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रिंसिपल और डिस्क्लोजर्स वो होंगे जो मैं बताऊंगा। एक क्लॉज 33 और 41 है लिस्टिंग एग्रीमेंट का, जिसमें लिखा हुआ है अगर लिस्टेड कंपनी बना रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वहीं के लगेंगे, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट AS25 का लगेगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे जो टैक्स रेट यूज होगा वो वेटेड एवरेज रेट होगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी प्रोविजन बना करके चलोगे और मैटेरियलिटी का पूरा ध्यान रखोगे। साथ ही साथ इंटरिम फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते वक्त इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट भी साथ में रिपोर्ट करोगे। इंटरिम SPL बनाते वक्त साल के पहले दिन से लेकर डेट तक का प्लस सेम पीरियड प्रीवियस ईयर का SPL भी रिपोर्ट करोगे, और कैश फ्लो रिपोर्ट करोगे करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट तक। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब। AS26 इंटेंजिबल एसेट 1 मिनट के अंदर कोई भी वो एसेट इंटेंजिबल एसेट बनेगा जो 5 शर्तें पूरा करेगा। पहला, वो आइडेंटिफाइएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, एसेट हो और बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। इंटेंजिबल एसेट 2 प्रकार से आपके पास आ सकता है, परचेज या सेल्फ कंस्ट्रक्ट। परचेज की कॉस्ट कैसे निकलेगी? बेसिक परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्स प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और इस कॉस्ट को लाइफ में डिवाइड कर देंगे जिसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। बात करते हैं डेवलपमेंट फेज की। अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो उसमें भी 2 फेज होंगे, पहले रिसर्च फिर डेवलपमेंट। रिसर्च का सारा खर्चा SPL में ट्रांसफर, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होगा। अगर 3 शर्तें पूरी होंगी तो पहली शर्त संस्था ने पूरा प्लान बना लिया है कि वो डेवलपमेंट पूरा करके रहेगी, प्लस टेक्निकल फिजिबिलिटी है, प्लस आपके पास कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर इनमें से कोई शर्त टूटती है तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी फिर SPL में ही जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई किया है इंटेंजिबल एसेट पे जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कैपिटलाइज, अदरवाइज P&L। लाइफ क्वेश्चन ने दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो 10 साल मान लेना। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी हो नहीं तो ठीक है 0 मान लेना। उसके बाद डिस्पोजल के वक्त जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो SPL में तुरंत ट्रांसफर करेंगे, और रिटायरमेंट के वक्त कैरिंग वैल्यू पे लिख करके चलेंगे, और हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करते रहेंगे कि कहीं AS28 तो नहीं लग रहा, इंपेयरमेंट तो नहीं लग रहा। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। AS29 1 मिनट में प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और कॉन्टिजेंट एसेट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर बनाता है। क्या होता है प्रोविजन? एक ऐसी लायबिलिटी जो देनी तो पड़ेगी पर अमाउंट हमें नहीं पता। प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्लस प्रोबेबल यानी 50% से ज्यादा चांस है कि पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट हो सकता है। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो बन जाएगी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में लिखते हैं, और चांसेस अगर रिमोट है यानी 10% से भी कम है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट के तो डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। कॉन्टिजेंट एसेट को कहीं भी शो नहीं करते, केवल अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि प्रूडेंस मना करता है कॉन्टिजेंट एसेट को कहीं भी शो करने के लिए। कुछ बातें ध्यान रखने लायक ये हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे AS29 नहीं लगता, और जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया है उसी पर्पस के लिए यूज होगा। ओनेरस यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस व्हिचएवर इज लोअर। लास्ट है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो प्रोविजन बनाओगे, और अगर सेल ऑफ ऑपरेशन हो रहा है तो उस दिन प्रोविजन बनाओगे जिस दिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में आपने एंट्री कर ली है। मुझे लगा 1 मिनट से भी कम, आपको लगेगा 1 सेकंड से भी कम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।